नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार रोशन अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है 1857 का विद्रोह। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से 1857 के विद्रोह से संबंधित जो बातें हैं वो सब आपके सामने रख सकूं। 1857 का विद्रोह 1757 में प्लासी की लड़ाई के पश्चात भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। बंगाल से जो कहानी शुरू हुई वह मैसूर, मराठा, पंजाब, साथ ही अन्य छोटे बड़े देसी रियासतों से होते हुए अवध पर आकर समाप्त हो गया। 1856 ईस्वी में अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1757 से 1856 के बीच लगभग संपूर्ण भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना हो गई। इसके दौरान भारत के लगभग सभी वर्गों पर अंग्रेजी शासन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके पश्चात समय समय पर भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, किंतु व्यापक स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती 1857 में दिया गया। 10 मई 1857 को एक सिपाही विद्रोह के रूप में मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत जल्द ही 1857 का विद्रोह ने आम लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, या सीधा कहें तो आम लोग भी इस विद्रोह से जुड़ने लगे। उत्तर एवं मध्य भारत में 1857 के विद्रोह का व्यापक असर हुआ। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन जल्द ही इसे कुचल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 1857 का विद्रोह जिसे सिपाहियों ने शुरू किया, ये 1857 में आखिर क्यों हुआ? तो इसके बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई के पश्चात आगे चलकर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने भारत में भू लगान यानी राजस्व वसूलने के लिए नए नए तरीकों का इजाद किया, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, ये सब एक से एक शोषणकारी व्यवस्था थी और इसने कृषकों का काफ़ी शोषण किया और धीरे धीरे ये कृषक खेतीहर मजदूर बनने लगे, जिसके पश्चात अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ कृषकों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। मध्य तथा उच्च स्तरीय भारतीयों का भी अंग्रेजी व्यवस्था से अलगाव होने लगा। नए नए देसी रियासतों को जब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया तो उससे जुड़े हुए मध्य तथा उच्च स्तरीय भारतीयों की जीविका उनसे छीनने लगी। रियासतों का विलय किया गया, जिसमें जो है वो जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के माध्यम से कई रियासतों को भारत में मिलाया, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अंग्रेजी शासन के दौरान 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने का अधिकार प्राप्त हुआ और इसी के साथ ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू हुआ, जिससे धर्म को खतरा उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजी सरकार ने भी ऐसी कई नीतियां अपनाई जिससे कि सैनिकों के धर्म पर जो है वो खतरा उत्पन्न होने लगा। इसी क्रम में समुद्र पार जाकर युद्ध करने की बात कही गई।
यह भी जो है वो सिपाहियों को विचलित कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, अंग्रेजी शासन जो था वो विदेशी था, तो लोग उससे सही तरीके से जुड़ नहीं पाए। सिपाहियों पर प्रभाव, सिपाहियों में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, उन्हें जो है यूरोपियन सिपाहियों जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इसी क्रम में ये सब कारण जो है वो भारतीय लोगों में असंतोष को बढ़ा रहा था। इसी क्रम में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग ने जो है 1857 के विद्रोह को शुरू कर दिया। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है वो चर्बी लगे कारतूस को माना जाता है। विद्रोह का प्रसार, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक इस विद्रोह का विस्तार हुआ। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य चरमरा उठा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आरा जो बिहार में था, इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर विद्रोह के अलग अलग नेतृत्वकर्ता थे। दिल्ली में प्रतीक के तौर पर विद्रोह का नेता अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। कानपुर में नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंदू पंत था, तथा उनके सहयोगी तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आरा में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान आदि इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। यह विद्रोह जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया और जैसे ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार किया वैसे ही विद्रोहियों की कमर टूट गई। तत्पश्चात आसानी से इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई यह विद्रोह जो है जिस उद्देश्य से शुरू किया गया वह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका, तो भाई इस विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? तो इस विद्रोह के असफलता के कई कारण बताए जाते हैं। विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों एवं सरदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, कुशल नेतृत्व का अभाव, निश्चित उद्देश्यों का अभाव, विद्रोहियों के पास सीमित साधन, व्यापक जन समर्थन का अभाव, अंग्रेजी सेना के पास कुशल नेतृत्व का होना आदि कारणों ने जो है इस विद्रोह की असफलता में के लिए जो है वो असफलता के लिए कारण सिद्ध हुआ। अब सवाल यह उठता है कि इस विद्रोह का परिणाम क्या था? तो इस विद्रोह के बहुत सारे परिणाम निकले। यह विद्रोह सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणाम जो है युगांतरकारी थे। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। भारत की व्यवस्था की देखभाल के लिए ब्रिटेन में 15 सदस्यीय भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा। पील आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया गया तथा भारत के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय किया गया। इसलिए कह सकते हैं कि धार्मिक एवं सामाजिक मामलों का आदर करने की बात कही गई। तो इस तरह से यह विद्रोह असफल हो गया और ये सब इसके परिणाम निकले।
विद्रोहों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लॉरेंस और सीले साहब ने बताया है कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। वहीं L.E.R. रीज ने बताया है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। T.R. होम्स ने इस विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा है। उसी प्रकार आउट्रम एवं टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। वहीं देशी राष्ट्रवादी लेखक B.D. सावरकर और अशोक मेहता जैसे इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है तथा डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। इसके अलावे हम अपनी बात को समाप्त करें उससे पहले हम इस विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी। विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पाल्मस्टन तथा भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूडसन को गोली मार दिया। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करने के विरोध में। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव चित्रण किया। अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा और भी दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा आदि ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। नाना साहेब और बेगम हजरत महल अंग्रेजी अव्यवस्था से बचने के लिए नेपाल चले गए। बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून यानी बर्मा आधुनिक म्यांमार भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे ने विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध किया।